नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार इलेक्ट्रिकल वाई आलोक सर में। कल बिजली की बड़ी समस्या होने के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजली की समस्या चल रही है, बरसात में अक्सर हो जाता है ऐसा। तो कल काफ़ी कोशिश भी की कि बने नीचे ऊपर इधर उधर, लेकिन लाइट बिजली कहीं आ ही नहीं रही थी और इन्वर्टर के कारण स्टूडियो तो चालू था लेकिन एसी चालू नहीं थी। और एक बंद कमरे में पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि एक मास्टर खड़ा रहे और 1 घंटे, क्योंकि वो 20 मिनट की जो वीडियो होती है उसके पीछे 1.5 से 2 घंटे का मेहनत होती है, तब जाके वो आप तक डिलीवर हो पाती है। तो ऑनलाइन टीचिंग बड़ी आसान नहीं है। जितने भी अध्यापक आज ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो 20 मिनट की जो क्लास दे रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं 2 घंटे की उनकी मेहनत होती है। कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग करते हैं, आवाज़ नहीं रहती है, ऐसा अक्सर होता है। और सोचो वो कितना दुखदाई और चिंतनीय, अभी सर पढ़ा रहे थे चिंतन और एक चिंतनीय, तो कितना चिंतनीय विषय होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी कभी कभार डिस्टर्बेंस आ जाता है। फिलहाल हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये क्लास आपके जितने भी एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, चाहे वो THDC हो, चाहे वो NHPC हो, चाहे वो आपका नेवी चार्जमैन हो, आपको नेवी चार्जमैन की आज 9 बजे रात में वीडियो भी मिलेगी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। कुछ दिनों से आपकी PPT नहीं बन पा रही थी, जिस कारण से ये लूप फॉल आ रहा था, लेकिन अब वो लूप फॉल कंप्लीट हो जाएगा, आपको पर डे मिलेगी। हो सकता है आने वाले समय में आपको मशीन की भी वीडियो में कंटिन्यू कर दूँ। तो हम लोग देख रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, सारी चीज़ें की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस का एक क्रम होता है सीरीज पैरेलल क्रम। सीरीज पैरेलल क्रम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सीरीज पैरेलल क्रम में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो बहुत आसान तरीके से, जब बहुत डिफ़िकल्ट वो आता है सर्किट, तो उसमें हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उसके बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, किस तरीके से हम लोग चलेंगे उनमें एक एक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिखो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, हेडिंग जो होगी वो होगी बेटा आपकी रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। ठीक है, लगभग लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो चीज़ें जो आप लोग छोड़ देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में ऐसा क्या है सर, ये तो सब हम लोग पढ़े हैं। जब आप आगे तक बढ़ोगे, जब वीडियो पूरा देखोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नया क्या है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में। रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में नया क्या है ये आप खुद देख सकते हो। देखो एक तो होता है सीरीज पैरेलल और एक होता है सीरीज पैरेलल क्रम। तो पहला आता है आपके पास में फर्स्ट वन सीरीज क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं बेटा? श्रेणी क्रम। ठीक है, एक आता है आपका बेटा पैरेलल क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं समानांतर, समानांतर क्रम। एक होता है आपका सीरीज और पैरेलल क्रम, दोनों एक साथ में, सीरीज पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे श्रेणी समांतर क्रम, श्रेणी समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी समांतर क्रम, ये तीनों क्रम तो आप सब जानते हैं, आसानी से आपने सबने पढ़े होंगे। और जो होते हैं, जैसे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो स्पेशल होते हैं केस, जैसे स्पेशल केस में चौथा पॉइंट आप डालिएगा स्टार डेल्टा, डेल्टा कॉम्बिनेशन, स्टार डेल्टा कनेक्शन लिख लो, मैं कॉम्बिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज पांचवा, बीट स्टोन ब्रिज। तो ये
यहाँ से आपको ये कुछ स्पेशल मैं अभी और बताऊंगा, क्योंकि बीट स्टोन ब्रिज की शक्ल एक आपने पढ़ी होगी, मैं आपको कम से कम 7 प्रकार के बीट स्टोन ब्रिज बताऊंगा जो कि पेपर में अक्सर आता है, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते उसको। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं पता नहीं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है और किस तरीके से रेजिस्टेंस इसमें जुड़े हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन पर जब आप जाओगे तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जब आप लिखोगे इसमें तो ज़रा ध्यान से देखना। पहले वाले कॉम्बिनेशन में जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो तुल्य प्रतिरोध, तो हमेशा याद रखिएगा कि तुल्य प्रतिरोध निकालते समय, आर इक्विवेलेंट निकालते समय हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं R1 प्लस R2 अप टू प्लस RN तक। ठीक है, आपके पास में निकलेगा। अगर आपके पास में एक जैसे रेजिस्टेंस सभी का मान एक जैसा हो तो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो आर इक्विवेलेंट n टाइम्स ऑफ R हो जाता है। ठीक है, यदि आपके पास में सभी रेजिस्टेंस एक समान हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास में, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास में 3 रेजिस्टेंस जो हैं ये लगातार एक ही वैल्यू के मैंने लगातार सीरीज में जुड़े हैं, 3 3 3 ओम के सभी रेजिस्टेंस ओम में है। तब आप क्या करोगे, या तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 कर दोगे, या फिर आपके पास में ऐसे 0.25 0.23 ऐसे करके अगर जुड़े हैं आपके पास में, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। आर इक्विवेलेंट हमेशा आपके पास में क्या आएगा, n टाइम्स। कितना? 1 2 3 बार। कितनी बार जुड़े हैं? 3 3 जुड़े हैं। कितने का 1 है? 3 का 9। सिंपल तरीका होता है चीज़ों का। अब देखो हमेशा याद रखिएगा कि जो तुल्य प्रतिरोध आता है श्रेणी क्रम में, मैं केवल मेन फंडामेंटल बातें बता रहा हूँ। अगर आपके पास में श्रेणी क्रम कहीं आए तो श्रेणी क्रम में हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास में किसी एक अकेले रेजिस्टेंस से ज़्यादा आपके पास में तुल्य प्रतिरोध आता है। किसी एक अकेले रेजिस्टेंस से ज़्यादा तुल्य प्रतिरोध का मान होता है। आप देख पा रहे होंगे कि अकेला एक रेजिस्टेंस 3 ओम का है लेकिन तुल्य प्रतिरोध 9 ओम है। ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा समानांतर क्रम की, अगर हम बात करते हैं बेटा समानांतर क्रम की, तो समानांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट जो निकालते हो वो आप लोग कैसे निकालोगे बेटा, इसमें 1/R इक्विवेलेंट निकालते हो। क्या निकालते हो? 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या निकालोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डेड डैश करके आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस 1/RN। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि यदि सारे प्रतिरोध एक जैसे हैं तो आपके पास में आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा बेटा R डिवाइडेड बाय N। जैसे मैं आपसे कहूं कि तीन प्रतिरोध 3 3 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपके पास में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3/3, यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 ओम। यानी कि आप देख पा रहे होंगे 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े थे, इनका इक्विवेलेंट आया 1। तो हमेशा याद रखिएगा कि समांतर क्रम में हमेशा आपके पास में एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम रेजिस्टेंस आता है तुल्य प्रतिरोध का। ये पॉइंट आ गया। अच्छा सर, इसको दूसरे तरीका और क्या है, कई बार क्या होता है कि हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में 1/R इक्विवेलेंट बराबर मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए, 1/R1 प्लस 1/R2, मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास में आप एलसीएम ले लो, R1 इंटू R2, आपके पास में R2 प्लस R1 आ जाएगा। और यहाँ से आप जब पलटोगे तो आपके पास में R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आ जाएगा, R1 प्लस R2 ये आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये भी आ सकता है। ऐसे ही 3 के लिए होता है, कुछ नहीं करना है। 3 के लिए आपके पास में 3 अगर आपके पास में रेजिस्टेंस जुड़े हैं समांतर में, तो 3 रेजिस्टेंस अगर आपके पास में समांतर में जुड़े हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा R1 R2 चक्रीय क्रम में चलेगा, R2 के बाद R3, R2 R3 प्लस क्या आ जाएगा, R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R3, ये आ जाएगा आपके पास में 3 रेजिस्टेंस अगर जुड़े हैं किसमें, समांतर क्रम में। अब होता क्या है सीरीज और पैरेलल क्रम। सीरीज और पैरेलल क्रम हम लोग क्यों यूज करते हैं, जैसे हम मार्केट में गए और आपके घर में कोई ऐसे स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी जो कि ना तो सीरीज क्रम से आ रहा ना पैरेलल से। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बेटा कोई एक ऐसा प्रतिरोध लेकर आओ, जैसे मैंने कोई एक ऐसी वैल्यू बताई जो ना तो सीरीज से मिली ना आपके पैरेलल से मिली। जैसे मैं आपसे कहूं
कि मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए आपके पास में 2-2 ओम के, आपके पास में ये केवल 3 रेजिस्टेंस थे जिनको आपको केवल और केवल जैसे 3 3 और 3, ठीक, इन दोनों का सीरीज पैरेलल क्रम कितना आ जाएगा? तो आप जानते हैं कि ये कितने हैं बेटा, 2 जुड़े हैं आपके पास में, 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा 1.5 + 3 यानी कि 4.5, सॉरी हाँ 4.5 ही तो आएगा, 4.5 ओम जो आया। मैंने आपसे कहा कि आपके पास में 3-3 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं और हमें 4.5 चाहिए, तो 4.5 आएगा कैसे? अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो 9 आएगा, अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो हमको कैसे, हमको ऐसे मैनेज करना है इस क्रम को कि हमारे पास में 4.5 आ जाए। तो हमने कहा 2 सीरीज पैरेलल में लगा दो, 1 सीरीज में लगा दो, आपके पास में 4.5 आ जाएगा। तो ये तब यूज किया जाता है। तो ये था आपके पास में सीरीज पैरेलल क्रम। अब ऐसे ही आपके पास में बेटा हमने एक क्लास में, दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस निकालते समय हमेशा याद रखिएगा कि R जो होता है बराबर होता है 1/G के, ठीक है, 1/G के। जो फॉर्मूला आपके पास में सीरीज का होता है वो इसमें पैरेलल का होगा, जो इसमें पैरेलल का होता है वो आपके पास में सीरीज का होगा। जैसे आप लोग लिखते हो कि यदि मैं आपसे कहूं कि आपसे कहे कि जी इक्विवेलेंट निकालो, यदि आपके पास में, मैं आपसे कहूं कि जी इक्विवेलेंट निकालो, यदि आपके पास में 2 जी को मैंने कैसे सीरीज में जोड़ दिया, G1 और G2, तो आप कैसे निकालोगे बेटा? क्योंकि ये होता है रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमणपाती, व्युत्क्रमणपाती होता तो जी इक्विवेलेंट जो निकलेगा आपका वो आएगा 1 ऐसे कर लीजिए, जी इक्विवेलेंट जो आएगा बेटा वो आएगा G1 + G2 अपॉन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, जिस तरीके से आप इसमें निकालते थे ना, देखो इधर आपने एलसीएम लिया और आपके पास में यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, G1 × G2, G1 × G2 डिवाइडेड बाय G1 + G2, ये आ जाएगा आपके पास में, उल्टा आ जाएगा ना, जस्ट इसके अपोजिट होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा, जस्ट इसके क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। जब आप आर इक्विवेलेंट निकालते हो, ये पैरेलल का था, आपके पास में जी में ये सीरीज हो जाएगा, ठीक है, ये पैरेलल था वो सीरीज हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर दिए, उल्टा लिख दिए, ये ऊपर कर दो ये नीचे कर दो यार, है ना, ये ऊपर कर दो क्योंकि हम लोग यहाँ पर गड़बड़ा दिए, उल्टा लिख दिए ना। यहाँ पर देखो हमने ये लिखा है, ऊपर हमने गड़बड़ा दिया ना, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, R1 + R2 अपॉन R1 × R2 अपॉन R1 + R2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, R1 R2 × R3 अपॉन डिवाइडेड बाय जी, सॉरी क्या आ जाएगा, R1 R2 + R2 R3 + R3 × R1 ना, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है, इसको सही कर लेना। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में 2 जी जो हैं आपके पास में ऐसे जुड़े हैं पैरेलल में, ठीक, तब इनका G1 G2, तब इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो इनका जी इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो ये सिंपली जैसे श्रेणी में जुड़ते थे रेजिस्टेंस वैसे ही जुड़ जाएंगे, G1 + G2 आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही आप 3 के लिए भी कर सकते हो, आप 4 के लिए भी कर सकते हो, फॉर्मूला है कितने के लिए भी बना सकते हो। अब जब हमने ये सब पढ़ लिया तो यहीं से हमारे पास में बेटा उत्पत्ति होती है किसके, करंट डिवीजन रूल की और वोल्टेज डिवीजन रूल की, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हम लोग क्या लगाते हैं, करंट और वोल्टेज डिवीजन रूल। हम करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल को कैसे पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको वोल्टेज डिवीजन रूल, एक होता है बेटा करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास में वोल्टेज डिवीजन रूल है और ये है आपके पास में करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अब बेटा यहाँ पर समझने योग्य ये बात है कि आपके पास में, आप जानते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा आपका किस में लगेगा बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में लगेगा, पैरेलल में लगेगा नहीं, हमेशा किस में लगेगा, सीरीज में। ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है बेटा, किस में लगता है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट का मान, सीरीज में करंट का मान एक समान
और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ये हमेशा आपका किस में लगता है, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज का मान एक समान और करंट का मान अलग अलग होता है समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है आपका कौन सा बेटा, पैरेलल, पैरेलल क्रम, ठीक है। अब देखो जरा सल, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान तो एक समान, तो उसमें तो करंट डिवीजन हो ही नहीं सकता। और आप जानते हैं कि समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि आपके पास में वोल्टेज का मान एक समान होता है। मान लीजिए हमें वोल्टेज डिवीजन रूल को सीखना है, कैसे सीखेंगे, और हम इसको शॉर्टकट में बेटा बोलते हैं VDR। क्या बोलते हैं, VDR, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल। और इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं CDR, करंट डिवीजन रूल। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हमें VDR लगाना है तो VDR लगता कैसे है, उत्पत्ति कैसे हुई। देखो मान लीजिए मेरे पास में कोई एक सर्किट था, मैंने एक सर्किट ले लिया जिसमें दो रेजिस्टेंस लिए, मैंने ये R1 और ये R2, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज लगाया, ये है V, यहाँ से करंट गई I और यहाँ से करंट गई I, ठीक है। करंट का मान एक समान, वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। यहाँ पर वोल्टेज आया प्लस माइनस V1 और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आया प्लस माइनस V2। अब आपको V1 और V2 ज्ञात करना है, तो होता है ओम्स के लॉ से ही, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको फॉर्मूले का रूप दे देते हैं। अल्टीमेटली उसको हम लोग फॉर्मूले का रूप दे देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे सर्किट में करंट कितनी है, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे सर्किट में करंट कितनी है, तो I बराबर आप क्या लिखोगे, V अपॉन R। तो R कितना है आपके पास में, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम में है, जोड़ दोगे आ जाएगा आपके पास में आसानी से। अगर मैं आपसे कहूं कि V1 को आप क्या लिखते हो, तो आप कहेंगे सर V1 को हम लोग लिखते हैं I इंटू R1, और V2 को क्या लिखोगे, तो मैं आप कहेंगे सर I इंटू R2, यही लिखोगे, यही लिखोगे ना भाई। V1 V2 आ गए, V1 V2 आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, आप I1 को क्या निकाले थे, तो आपने I को आप क्या निकाले थे, V अपॉन R1। तो इसमें I का मान रखना जरा, तो जब आप I का मान रखोगे तो क्या आएगा, V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, यही आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें रखो, तो क्या लिखोगे, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही तो फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवीजन का, यही तो फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवीजन का। क्या बताया गया होगा आपको, आपको बताया गया होगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। जब भी हमें वोल्टेज निकालना हो, जैसे मुझे वोल्टेज निकालना है V1, तो V1 को निकालते समय हम याद रखेंगे सबसे पहले टोटल वोल्टेज यानी कि कुल वोल्टेज V, जिस रेजिस्टेंस में निकालना है उसका मान R1 बटे टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। यदि आपको क्या निकालना है बेटा, V2 निकालना है, तो V2 में क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस इसके जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अगर मैं आपसे कहूं कि ये फॉर्मूले में कोई अंतर है क्या, यहीं से आए हैं वो दो फॉर्मूले जो आप डायरेक्ट लिखते हैं, यही हैं वो दो फॉर्मूले जो आप डायरेक्ट लिखा करते हैं, यही हैं वो दो फॉर्मूले जो आप डायरेक्ट लिखा करते हैं। बोलो, यही है वो फॉर्मूले जो आप डायरेक्ट लिखा करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसमें मैं इनका नामकरण कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में ये है बेटा, आपके पास में 5 ओम और ये है मेरे पास में 10 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट लगाया, कितना लगाया, 10 वोल्ट लगाया, कितना लगाया बेटा, 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट लगाया तो मुझे V1 और V2 निकालना है, तो V1 V2 कैसे निकालेंगे, तो V1 बराबर आपका फॉर्मूला क्या आएगा, कुल वोल्टेज कितना है 10 गुणे, आपको अब सेम वोल्टेज रखना है ना कि अपोजिट, कितना, सेम वोल्टेज 5 बटे टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 5 कितना, 15 है ना, 10 प्लस 5 कितना, टोटल रेजिस्टेंस 15, 5 तिया 15, ये आएगा 10 बटे 3, कितना आ गया, 10 बटे 3, ठीक है। अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 कैसे निकालोगे, आप कहोगे कुल वोल्टेज 10, इसके जिसमें निकालना उसका रेजिस्टेंस कितना, 10 बटे टोटल वोल्टेज कितना, 10, तो आपके पास में 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कितना आएगा, 20 बटे 3। इसका एक और तरीका क्या है, जब भी आप V2 निकालो तो कुछ नहीं करना है, V2 निकालने के लिए क्या करोगे कि आपके पास में कुल वोल्टेज ही रहा, इसमें से आपके पास में V1 आप प्राप्त कर चुके हो। यदि मैं आपसे कहूं कि V में से V1 घटा दोगे तो बचेगा क्या, V2। तो V2 निकालने के लिए क्या करोगे, कुल वोल्टेज में से जो निकाला है V1 घटा दो, तो कुल वोल्टेज 10 माइनस 10 बटे 3,
तो आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास में 3, 3 का भाग गुणा करोगे 30, 10 30 माइनस 10 कितना बचेगा 20/3, आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से अब कई बार जब 3 में VDR जब लगाते हैं 3 के लिए, जब हम 3 के लिए लगाते हैं तो वहां पर हम लोग क्या होता है सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और वहां पर हम लोग गलत कर देते हैं। फॉर्मूले को देखो हमेशा याद रखिएगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस है। आप जितना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा पलक झपक के आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लास बड़ी होगी, थोड़ा सा देर तक देखते रहें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 3 में लगाना है, किस में लगाना है 3 में, बेटा अगर आपको 3 में लगाना है, 3 में ना 13 में, बीन बजाय डेरा में, है ना। तो अगर 3 में लगाना है तो बताओ मुझे 3 में लगाने के लिए आपको क्या होगा। ये है आपके पास में R1, R2 और R3, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक वोल्टेज लगाया V, इसके एक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3, और आपसे कहा जाए कि V3 ज्ञात करो। अब आप V3 कैसे ज्ञात करेंगे, या तो आपके पास में एक चारा ये होगा कि करंट मिल जाए मुझे और सबके रेजिस्टेंस दिए हो तो मैं गुणा करा के आसानी से निकाल लूँ, या फिर आप क्या करोगे वोल्टेज डिवीजन लगाओगे पहले 2 में फिर लास्ट में 3 में, या फिर आप 2 प्राप्त कर लोगे, 2 घटा दोगे तो तीसरा निकल आएगा। या तो ये है, या फिर आपको फॉर्मूला पता हो, या फिर आपको क्या पता हो फॉर्मूला पता हो। अब फॉर्मूला पता कैसे होगा, फॉर्मूला तो पता करना होगा भाई। फॉर्मूला पता कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए, वैसे ही I का मान निकाल लो, V1 का मान निकाल लो, V2 का मान निकाल लो, V3 का मान निकाल लो, रख दो, आंसर आएगा जितना मैं बता रहा हूँ। अगर आपको V1 पता करना है तो V1 सबसे पहले कुल वोल्टेज किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ कि V2 तो आप कहोगे कुल वोल्टेज किसके अक्रॉस, R2 के, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं आपसे कहूँ कि V3 निकालना है तो टोटल वोल्टेज किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R3 के, तो क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, जरा सिंपल सी बात बताना मुझे, सिंपल सी बात ये है। अब कुछ लोग कहे कि सर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये सही है, तो मुझे बताओ कि आपके पास में टोटल वोल्टेज जो होगा इन तीनों वोल्टेजों का योग होगा कि नहीं, भाई होगा कि नहीं। अब आपने तीनों वोल्टेज ये निकाले तो V बराबर क्या आएगा, V इंटू R1, V1 का मान रख दो, अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। V2 का मान क्या है, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस V इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मुझे एक बात बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ऊपर से V कॉमन ले लो, V कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 एलसीएम लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बचा क्या आपके पास में बेटा, बचा क्या आपके पास में, बचा तो यही है ना, R1 यहाँ से प्लस R2 प्लस R3, क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। आपने भी लगाया था, भी आपको प्राप्त हो गया, यानी कि हमारा क्या है, ये फॉर्मूले सारे सही हैं, हमने LHS बराबर RHS कर दिया। तो इस तरीके से आप लगाएंगे मिल जाएगा। तो ये है। अब आप कह रहे होंगे सर इस पर एक सवाल, बिल्कुल बनता है सवाल। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले रेजिस्टेंस को प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले रेजिस्टेंस को मैं लिख दूं कि ये मेरे पास में कितना 5 ओम, ये मेरा कितना 10 ओम, ये मेरा कितना 20 ओम, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज लगाया मैंने कितना 50, ठीक है। अब मुझे V1, V2 और V3 के मान निकालना है। तो सबसे पहले V1 कितना आया, क्या लगाओगे, टोटल वोल्टेज 50, जिसमें निकालना उसका टोटल, उसका गुणा, नीचे टोटल कितना आएगा 30 और 10 35। देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको 10 कर देता हूँ, ताकि क्यों पॉइंट में आए, मैं इसको 10 कर देता हूँ, आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया। अब डिवाइड करो टोटल से, 10 10 20 और 40, 40 आ गया, ये कट गया। अब V1 कितना आया 50/4, तब भी वो जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तब भी दशमलव में ही आएगा। अब V2 निकाल दो बेटा, V2 कैसे निकालोगे, आपके पास में टोटल वोल्टेज 50 गुणे नीचे कितना आया आपके पास में बेटा
नीचे साथ में किसके साथ में निकालना है, V2 किसके साथ में 10 के साथ में, बटे टोटल रेजिस्टेंस कितना 40। ठीक, ये कटा, ये कितना आएगा 50/40। ये तो वैसे ही बराबर आना चाहिए था, तो बराबर आ गया। V3 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपके पास में टोटल वोल्टेज 50, निकालना किस में है 20 ओम में, बटे टोटल कितना है 40, तो ये 20 दूनी 40 और ये कितना 25। तो इतने इस तरीके से आप करोगे तो आंसर आएंगे आपके पूरे परफेक्ट। चलिए अब आगे चलते हैं, तो CDR पे चलेंगे। अब CDR यानी कि करंट डिवीजन रूल, CDR जो है CDR करंट डिवीजन रूल आपका, हमेशा मैंने आपको बताया कि CDR हमेशा पैरेलल में लगता है, दो ब्रांचें जहां पर निकलती है वहां पर आपकी करंट बट जाती है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर कोई दो ब्रांचें मैंने ली और यहां से मैंने दो ब्रांचें बांट दी, यहां से समथिंग कोई करंट गई आई, ठीक है, यहां पर आई वापस हो जाएगी, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। समथिंग यहां पर मैंने क्या लगाया बेटा, वोल्टेज कुछ लगा होगा, मैंने ऐसे एक सर्किट ले लिया। अब इसमें CDR लगाना है, इसमें CDR लगाओगे तो कैसे लगेगा, सबसे पहले तो मैं आपको एक कन्वेंशनल अप्रोच बताता हूं, जो आपको कन्वेंशनल आया कहां से फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप निकालोगे RT, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, पैरेलल में है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही आएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में तो यही आएगा। टोटल करंट कितनी आएगी बेटा, तो यहाँ से करंट गई I1 और यहाँ से करंट गई I2, क्योंकि हमें I1 और I2 ही निकालना है। तो I कितना है आपके पास में, I1 प्लस I2 है कि नहीं, यही है टोटल करंट, यही है टोटल करंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि I1 I2 निकालोगे कैसे बेटा, I1 I2 तुम निकालोगे कैसे, I1 I2 तुम निकालोगे कैसे, तो I1 का मान आपका क्या होगा, I1 का मान होगा, यदि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर समथिंग कुछ वोल्टेज लगा रहा होगा तभी तो करंट आई है, तो आपके पास में जो वोल्टेज लगाओगे वो आपका क्या है, यहाँ पर भी प्लस भी, मैंने कहा भी वोल्ट लगा हुआ तो यहाँ पर भी प्लस का भी, आपका कोई भी वोल्ट की एक बैटरी लगी रही होगी ना सर, तो आपके पास में पैरेलल में वोल्टेज का मान एक समान होता है, तो आपके पास में वोल्टेज का मान एक समान है। अगर या तो आपके पास में V और R का मान मिल जाए तो आपको तो बात बन जाए, लेकिन यहाँ पर तो V का मान है नहीं हमारे पास में, हम इसको करंट से ही अप्रोच करेंगे पूरे बात को। तो क्या करो, इसमें V अपॉन R1 आएगा, V अपॉन R1 आएगा, V अपॉन R1 आएगा, और ये कितना आएगा I2 V अपॉन R2 आएगा, आएगा कि नहीं। अगर ऐसा होता, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इसके मान रख दो, ये दोनों वैल्यू के मान यहाँ रखो, तो I का मान आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा कि V अपॉन R1 प्लस V1 अपॉन R2, V अपॉन R2 आएगा। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखो, V कॉमन लो तो क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आएगा, बिल्कुल आया सर। आपके पास में करंट का मान आ गया कि नहीं। अब करंट का मान तो आ गया साहेब, इसमें एलसीएम ले लो, कोई समस्या नहीं, इसको और अच्छा कर दो भी, एलसीएम लोगे राजा तो क्या बचेगा R1 इंटू R2, ये कितना हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2। अब मैं इसको पलट रहा हूं, तो पलटूंगा तो वोल्टेज भी पलटेगा, साथ में करंट भी पलटेगी। या फिर एक काम करते हैं कि मैं इसको क्या करूं, V के मान में निकाल दूं, तो V बराबर क्या आ जाएगा आपका I इंटू बेटा ऊपर ये पहुंच जाएगा, क्या आएगा R1 इंटू R2, कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है, R1 प्लस R2। देखो क्या नजर आ रहा है, ये RT की तरह है, क्या नजर आ रहा है कि आपके पास में तुल्य प्रतिरोध की तरह है। अच्छा सर ये तो मजा आ गया, यही होगा आपके पास में। अब जरा ध्यान से देखो, I1 आपने क्या निकाला, I1 बराबर आपने क्या निकाला था V अपॉन R1, तो जरा I1 निकाला था आपने V अपॉन R1, तो V की जगह क्या लिख, R2 ना, तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, V की जगह मैं लिख सकता हूँ R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, यही लिख सकता हूँ ना। और पहले से क्या था आपके पास में बटे में R2, तो R2 से R2 कैंसिल हो गया, I1 क्या आया आपके पास में, नहीं ये R1 था ना, ये तो नीचे तो R1 था ना, तो R1 से R1 क्या हो गया, R1 से R1 आपका क्या होगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या है I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिमिलर ऐसे ही I2 आपका क्या आएगा बेटा I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब आपने फॉर्मूला तो यही पढ़ा था ना, आपने फॉर्मूला तो यही पढ़ा था, आपके गुरुजी ने आपको फॉर्मूला यही पढ़ाया था, या फिर आपने कोई किसी किताब में देखा होगा तो फॉर्मूला तो यही आया होगा, ये दोनों ही फॉर्मूला आए होंगे। तो जरा ध्यान से समझो, रेजिस्टेंस जब आप
सीडीआर लगाओ किसी भी पैरेलल सर्किट में, समांतर श्रेणी में जब आप अलग अलग करंट को आपकी गणना करनी हो, तो उस समय जब धारा की अलग अलग गणना करनी हो तो उस समय आप सीडीआर का सहारा लेते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाओगे कि जब भी आपको करंट I1 निकालनी है, जब भी करंट I1 निकालनी है, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस लो। क्या? सबसे पहले लो टोटल करंट, जाने वाली कुल धारा I, अपोजिट रेजिस्टेंस R2, कुल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। कोई भी नया बच्चा जो है, जो नई प्रिपरेशन कर रहा है, जिन्होंने कभी BEE नहीं पढ़ी, वो ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में दिमाग में आता है कि ये पैरेलल में है और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ना रख दें। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, वो जुड़ेंगे सिंपली R1 प्लस R2। ठीक ऐसे ही I2 जब आप निकालो तो I2 निकालते समय क्या ध्यान रखोगे कि आपको इसका अपोजिट लेना है। R2 का अपोजिट क्या है आपके पास में? R2 का अपोजिट क्या है? R1, टोटल करंट इंटू R1 बटे कुल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आएगा सारा मामला। इस पर एक एग्जाम्पल सेट करो, इस पर एक एग्जाम्पल सेट करो। जब आप इस पर एक एग्जाम्पल सेट करोगे तो मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि यहां पर, मान लीजिए यहां पर आपके पास में बेटा, जब भी आपके पास में यहां पर कोई करंट जा रही थी, मैंने कहा 20 एम्पियर की, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का और ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का। मैं आपसे कह रहा हूं कि I1 और I2 निकालो। अच्छा सर, तो कैसे निकालोगे बेटा? वही वाला I1 निकालना है तो I1 से क्या, कुल करंट कितनी है 20, कुल करंट कितनी है 20, कुल करंट कितनी है 20, कुल करंट कितनी है 20 है। आपके पास में I1 निकालना, I1 के अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 20, टोटल रेजिस्टेंस कितना 30 आ गया। I2 निकालना है, I2 निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, कुल करंट कितनी 20, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना 10, कुल रेजिस्टेंस कितना 30। जरा मुझे एक बात बताओ, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कितना आएगा 40/3 I1, और I2 कितना आएगा, I2 आएगा आपका कितना 20/3। जोड़ लो, आपके पास में आंसर कितना आएगा 20। कुल करंट आप निकालो 20 आएगी। ये है आपके पास में अप्रोच CDR का। अब आप कहेंगे कि सर 3 वाला रूल बता दो जरा, 3 वाला नहीं समझ आया। तो 3 वाला आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, सरल है, कोई समस्या नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको 3 वाला करके दिखा देता हूं। ठीक, जैसे मान लो कि आपके पास में 3 रेजिस्टेंस जो हैं, 3 रेजिस्टेंस जो हैं कुछ यूं जुड़े हुए हैं, कुछ यूं जुड़े हुए हैं, कुछ यूं जुड़े हैं। ये I है, ये R1 है, R2 है और ये R3 है। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। I1 I2 और ये I3 है, और ये क्या है आपके पास में I है। जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। आपसे कहा कि I1 I2 के और I3 के मान ज्ञात करो। सेम वैसे ही करना जैसे मैंने वहां किया, कन्वेंशनल अप्रोच आप लगा दो। मुझे एक बात बताओ, आपको I1 निकालना है। I1 जब आप निकालो तो हमेशा याद रखिएगा कुल करंट तो आएगी ही आएगी, कितनी I। अपोजिट रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं I1 के, तो आप कहेंगे R2 और R3। वेरी गुड, बहुत सिंपल, बहुत सरल। कौन कौन से हैं? R2 और R3, R2 और R3। टोटल रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे? आप कहेंगे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। बहुत बढ़िया। I2 कैसे निकलेगा बेटा? I2 कुल करंट कितनी I, अपोजिट रेजिस्टेंस कौन कौन से? I1 और R1 और R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अब बेटा अगर कोई आपसे पूछे कि I3, तो कुल करंट I, अपोजिट रेजिस्टेंस कौन कौन से? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं ये तो मामला सेट हो गया। इस तरीके से आप निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगी। एग्जाम्पल सेट कराओ सर, एक एग्जाम्पल सेट करा देता हूं। अब एग्जाम्पल सेट करा दो सर। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या माना? मैंने माना कि यहां से आपके पास में 5 एम्पियर की करंट गई। ये 2 और 2, मैंने ऐसे मान लिया। 2 और 2 में मजा नहीं आएगा क्योंकि आप समझ जाएंगे। 3 और ये 4, ठीक बात है।
ये आपके पास में रेजिस्टेंस है। I1 I2 ज्ञात करना है। तो I1 जब आप ज्ञात करें तो I1 कैसे ज्ञात करोगे? कुल करंट कितनी है बेटा? 5। अपोजिट कौन कौन है? 2 और 3। अपोजिट कौन है? 3 और 4, 3 गुणे 4 बटे कुल करंट अपोजिट कौन कौन से हैं? 3 और 4। कुल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? R1 R2 2 गुणे 3 प्लस R2 R3 3 गुणे 4 प्लस R3 R1 4 गुणे 2। क्या आ जाएगा? 4 पंच 20 तिया 60 बटे 6 4 तिया 12 4 दूनी 8 12 8 20 और 6 26। ठीक बात है। अब आगे देखो, इसको काट लेना आप। ऐसे ही I2 निकाल लो बेटा। I2 कितना आएगा? अच्छा सर, I2 कितना आ जाएगा बेटा? I2 क्या करना है? कुल करंट 5 है, सॉरी कितनी? 5। कुल करंट कितनी बेटा? 5। अपोजिट किसके? I2 निकाल रहा है। अपोजिट कौन कौन से? 2 और 4, 2 गुणे 4। कुल कितना है? ये तो उतना ही आएगा। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 4 गुणे 8 4 गुणे 2 कितना आएगा? 5 चौके 20 और 2 22 बटे 26। ठीक। अब जिसको कैलकुलेशन में आलस लग रहा हो, कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है क्या? I3। I3 बराबर आप क्या निकालोगे? देखो, क्योंकि आपके पास में कुल करंट कैसी है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आपके पास में I का मान है कितना है? बोले सर 20। 5 माइनस बराबर I1 कितना आया? आपने कहा 60 बटे 26। I2 कितना आया? प्लस 22 बटे 26 प्लस I3 निकालना है। तो I3 बराबर बेटा क्या आ जाएगा? 60 माइनस 22 बटे 26 माइनस, सॉरी 60 बटे 26 होगा ना। 5 माइनस क्या आएगा? 5 माइनस 60 बटे 26 प्लस 22 बटे माइनस 22 बटे 26। उस तरफ भेजना है आपको। बस निकाल लो आप। I3 बराबर कितना आ जाएगा? 26 एलसीएम लोगे तो आपके पास में 26 से गुणा कराओगे इसमें, तो आप निकाल लीजिएगा, जितना आए इतना आ सकता है। और आप चाहो तो बेसिक कन्वेंशनल मेथड से कर लो। तो ये तो था आपके पास में करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सर यहाँ से ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का मामला। क्या आता है? बोले सर ओपन सर्किट आपका कल का पूरा कोटा कर दूंगा, परेशान मत हो। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट आपका कल का पूरा कोटा हो जाएगा। एंड शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट होते क्या हैं? बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में समझने का प्रयास करना। मान लीजिए मेरे पास में कोई ये वायर है, मान लीजिए लुक लाइक ए वायर। ये मेरे पास में कोई वायर है, ठीक है। ये मैंने वायर लिया, अभी ये जुड़ा हुआ है आपस में, डेट इज द एक पाथ बना रहा है। मैंने अगर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ये मैंने इनको आपस में जोड़ दिया, तो ये आपके पास में क्या है? शॉर्ट सर्किट है। करंट आपकी फ्लो हो सकती है। मैं इसको बीच में से निकाल दूं, ओपन सर्किट। ऐसे ही सेम सर्किट में समझिएगा कि जब आपके पास में परिपथ कहीं से खुल जाए वो ओपन, जब परिपथ कहीं से जुड़ा हो वो शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कंसेप्ट है क्या, इसको समझते हैं। ओपन सर्किट का मामला समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट, मेरे पास में कोई एक सर्किट रहा होगा, इधर यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह सप्लाई अप्लाई कुछ लगी होगी। अगर मैंने आपसे कहा कि ये रहा वो, ये है आपके पास में रेस्ट सर्किट, ठीक है, ये है ओपन, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ठीक बात है। आप चाहो तो ए भी मान लो, जो आपकी मर्जी, ए बी। अभी ये है ओपन, खुला हुआ है, इसमें करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो ओपन सर्किट में करंट का मान कितना होता है? 0। जब करंट का मान 0 है तो हम लोग कहते हैं कि ओपन सर्किट में, अगर मैं आपसे कहूं करंट का मान 0 है, तो मुझे एक बात बताओ, यानी कि आप कह सकते हो IAB क्या होगी बेटा? आपकी 0 होगी। जब IAB 0 है तो वोल्टेज बराबर आप क्या लिखते हो? V बराबर IR, है ना। IR लिखोगे आप, IR लिखोगे ना, VAB निकाल लो। इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। मुझे एक बात बताओ, VAB क्या होगा आपका? 0 रखोगे तो 0 आएगा। अच्छा सर, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या है? 0। इसके अक्रॉस क्या है? वोल्टेज 0 है।
अच्छा सर, अब आपने यही बहुत बड़ी गलती कर दी कि सर इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो है। क्यों? क्योंकि अक्सर आप यही करते हो, गलती यही होती है ओपन सर्किट में कि सर करंट जा रही जीरो, V बराबर IR, आई जीरो तो आपके पास में, बोले सर आई जीरो तो आपके पास में वोल्टेज भी जीरो। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस यही गलती जो है आपको नहीं करनी है, यही गलती आपको नहीं करनी है। अब जो है गलती का जो भुगतान जो है आपने जो भरा हुआ है इसको आप लोग सही करिए जरा सर। करंट बिल्कुल 110% सही बात है कि जीरो है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो कि जब करंट जा नहीं रही, जीरो है, तो वहां पर रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आइडियल रूप से आर ए भी देखोगे तो ये होगा इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा कितना, इनफाइनाइट। लेकिन ये क्या, आइडियल, आइडियल रूप से। लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप से अगर बात करें तो वेरी हाई, वेरी हाई। प्रैक्टिकल रूप से क्या, वेरी हाई, प्रैक्टिकल रूप से वेरी हाई। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास में मैंने कहा बेटा कि आपने जो गलती की वहां पर VAB निकालते समय वहां पर आपने कर दिया जीरो। जब जीरो कर दिया तो मामला गड़बड़ा गया। अब मामला यही तो नहीं गड़बड़ाना था, आपने जो गड़बड़ाया है वो नहीं गड़बड़ाना था। आपने दिक्कत यही कर दी है कि वहां पर जीरो कर दिया, और अक्सर आप ये गलती करते हैं कि वो जीरो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि करंट का मान आप देखते हैं जीरो है, ये गलती है। अगर ये गलती है तो मुझे एक बात बताओ, इसको सुधारोगे कैसे? तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जब करंट नहीं जा रही तो वहां पर रेजिस्टेंस का मान इज वेरी हाई। रेजिस्टेंस तो हमारे खून में घुला होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस का मान बहुत हाई, कितना बोले सर, इनफाइनाइट। अब निकालो ना वोल्टेज कितना होगा, VAB, VAB बराबर RAB इंटू IAB, IAB। बेटा अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास में रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट इंटू जीरो। बोले सर फिर जीरो हो जाएगा, नहीं। आपके पास में बेटा यहां पर आइडियल रूप से करंट जीरो होती है, आइडियल रूप से करंट क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से कुछ करंट होती है वेरी स्मॉल। क्या होती है, वेरी स्मॉल। क्या होती है बेटा, वेरी स्मॉल करंट होती है, जिसको आप बोलते हैं लीकेज करंट। और वो लीकेज करंट समथिंग कुछ ना कुछ मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर होगी ना। अब वो माइक्रो एम्पियर होगी, और इनफाइनाइट इंटू IAB समथिंग में, यानी कि इनफाइनाइट इंटू समथिंग, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू समथिंग, यानी कि क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसीलिए कहते हैं कि आइडियल सर्किट, सॉरी आइडियल रूप से ओपन सर्किट का वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, ओपन सर्किट का वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, ओपन सर्किट का वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, ओपन सर्किट का वोल्टेज इनफाइनाइट होता है। आ जाओ जरा सल, आगे बढ़ो, आगे बढ़ लो, जरा ध्यान से समझना, इनफाइनाइट होता है। अब इस बात को समझ लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ओपन सर्किट का वोल्टेज इनफाइनाइट होता है। कई बार गलती होती है, डायरेक्ट आता है सवाल। अब जरा ध्यान से समझना शॉर्ट सर्किट को। शॉर्ट सर्किट में क्या मामला है? शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि हमारे पास में कोई सर्किट दे रखा होगा जहां सप्लाई, रेजिस्टेंस कुछ भी लगाओ, समथिंग कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। मैंने मान लिया रेस्ट सर्किट, रेस्ट का मतलब होता बचा हुआ, रेस्ट सर्किट है। ये हमारे पास में टर्मिनल है A और B, आप इसको प्लस इसको माइनस कह दीजिए। मैंने इसको शॉर्ट किया, शॉर्ट का मतलब क्या, एक पतला वायर लिया और जोड़ दिया। अब जैसे ही जोड़ा करंट फ्लो हुई IAB, ठीक बात है। शॉर्ट सर्किट के एक्रॉस करंट जो होती है, हमेशा आपकी जो नॉर्मल करंट होती है वो उससे भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है RAB, दिमाग में आना चाहिए, वो जीरो होता है आइडियल रूप से, और प्रैक्टिकल रूप से वेरी स्मॉल। ठीक है बेटा, वेरी स्मॉल होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर, जरा ध्यान से समझना बात को, बात को जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि आपके पास में जो IAB है, और इसी को हम शॉर्ट सर्किट करंट बोल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट करंट बोल रहे हैं, ये आपके पास में नॉर्मल वैल्यू से भी ज्यादा होती है। इसकी वैल्यू क्या, नॉर्मल करंट से ज्यादा होती है। नॉर्मल करंट से ये क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। क्या होती है, नॉर्मल करंट से हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल करंट में रेजिस्टेंस होते हैं, तो करंट हम क्या करते हैं, वो लिमिट हो जाती है करंट रेजिस्टेंस के कारण। लेकिन यहाँ लिमिट नहीं होगी करंट, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम है। वो अपनी, जैसे नदी जो होती है, आप कहें बरसात के समय
आप उसको लिमिट, अगर नदी के ऊपर आपका डैम नहीं बना हुआ है और ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो आपके पास में नदी जो है अपनी नॉर्मल वैल्यू से भी, यानी आप कह सकते हैं ऐसा ऐसा मान लीजिए कि बरसात में जो नदी होती है अपने नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा तेजी से चलती है क्योंकि पानी आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर करंट जो है नॉर्मल से ज़्यादा चल रही है, गेट वेट सब खुले हैं आपके बरसात में, ऐसे ही यहाँ पर सब कुछ खुला हुआ, दरवाज़ा आओ और जाओ, तो यहाँ से वो बहुत ज़्यादा निकल रही है। क्लियर बात है। अच्छा सर, करंट का मान तो क्या होता है? वेरी हाई। करंट का मान वेरी हाई। वोल्टेज कितना होता है कई बार पूछता है, वी ए बी अगर वो पूछे आपसे तो हमेशा याद रखिएगा आई ए बी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस आर ए बी वो क्या है? लगभग जीरो के बराबर है, और जीरो है तो आपके पास में एक वोल्टेज कितना आएगा? 0 वोल्ट। तो हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 वोल्ट और ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। बोलो, नहीं बोलोगे? क्लियर है? तो ये थे आज के फंडे, फिर कल मिलेंगे, और कल की क्लास में आप ये समझ लीजिएगा कि रेजिस्टेंस के जो स्पेशल केस होते हैं उन पर सवाल प्लस स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास में जो कितना भी कठिन रेजिस्टेंस हो उसको किस तरीके से सरल और सिंपल भाषा में उसको समझाना है और कितनी सिंपल भाषा में उसको करना है, कल की क्लास में होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। रात्रि 9 बजे आप एक और क्लास अपडेट कर देंगे जिसमें आप क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी। आप सभी का शुक्रिया।